चलो बच्चों, तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 3 शुरू करें। जो चैप्टर का नाम है डिमांड। डिमांड, आपको पता है इकोनॉमिक्स में दो कॉन्सेप्ट डिमांड और सप्लाई, ये दोनों इकोनॉमिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कहलाते हैं। शायद कि इकोनॉमिक्स में कोई भी तरह का एक्सप्लेनेशन, कोई भी तरह की अंडरस्टैंडिंग या कोई भी तरह का एनालिसिस करना हो ना इकोनॉमिक्स में, तो डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट के बिना नहीं कर सकते। ये दोनों डिमांड एंड सप्लाई, वो दोनों जो है वो इकोनॉमिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कहलाते हैं। और हमें इस बार 11th स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक्स में ये दोनों कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छी तरह से समझने, जिसमें ये 3rd चैप्टर आपका डिमांड का और 4th चैप्टर सप्लाई के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले डिमांड का कॉन्सेप्ट हम लोग समझें, तो पहले मीनिंग समझे डिमांड किसे कहते हैं। तो डिमांड मतलब क्या, चलो ये रीड करके तो मीनिंग हम लोग समझेंगे ही, ये डेफिनेशन वाइज तो समझेंगे ही। पहले ऐसे ही नॉर्मल समझो कि डिमांड कहते किसे हैं। डिमांड वो कहलाती है कि जब मार्केट में कोई भी कमोडिटी हो, मतलब कोई भी थिंग हो ना, कोई भी चीज़ हो ना, तो उस कमोडिटी की, उस चीज़ की जो है, जब मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा परचेसिंग होती हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो ये इच्छा रखते हो कि मैं ये चीज़ खरीदूँ। कोई मार्केट में नया प्रोडक्ट आया और ऑलमोस्ट सब लोग ये इच्छा रखते हैं कि मुझे भी ये प्रोडक्ट खरीदना है, और ख़रीदते भी हो, तो मतलब उसकी डिमांड है। बराबर ना, उसकी डिमांड है। डिमांड वर्ड वो आप लोग कॉमनली बहुत यूज़ करते हो ना, यार इसकी तो बहुत डिमांड है, मतलब हर कोई उसके बारे में पूछ रहा है, हर कोई उसके बारे में इच्छा रखता है। सही बात ना, कि ये मोबाइल तो आजकल बहुत चल रहा है यार, इसकी बहुत डिमांड है, तो सब कोई उस मोबाइल के बारे में पूछ रहा है, खरीदने की इच्छा रखता है ना, इसे ही डिमांड कहते हैं ना। जो डिमांड की प्रॉपर डेफिनेशन कहते हैं, जो इसमें रीड करें हम लोग, कि डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ बायर डिजायर, is able and willing to buy at a given price at a given point of time। डिमांड कहलाती है क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी की वो क्वांटिटी, कोई भी चीज़ की वो क्वांटिटी कि जब विच अ बायर डिज़ायर, ये पॉइंट से ध्यान देना, डिमांड तब कहलाती है जब किसी को उसकी खरीदने की इच्छा हो। अ बायर डिज़ायर मतलब खरीदने वाले को अगर उसकी खरीदने की इच्छा हो, तो इज़ एबल कि वो एबल है, वो जो है वो लायक है उस चीज़ को खरीदने के लिए। सिर्फ इच्छा होना काफ़ी नहीं है, उसके बाद वो लायक भी होना चाहिए कि हाँ भाई वो खरीदने लायक है। बाकी इच्छा तो हर किसी की बहुत सारी होती है कि भाई मुझे अभी के अभी जो है वो बड़ा सा प्लेन खरीदना है, तो क्या प्लेन की डिमांड बढ़ गई? हाँ, ये तो सिर्फ इच्छा हुई ना। लेकिन इच्छा के साथ वो एबल होना चाहिए, वो खरीदने लायक होना चाहिए। एंड विलिंग टू बाय एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मतलब उसी वक्त, गिवन प्राइस मतलब उसी प्राइस पे, विलिंग टू बाय वो खरीदने को तैयार भी हो, कि जो उसी प्राइस पे और उसी टाइम खरीदने को तैयार होना, तो कहलाया कि उस चीज़ की डिमांड है। नहीं तो कोई पर्सन ऐसा कहता हो कि नहीं भाई अभी प्राइस ज़्यादा है, मैं तो 2 महीने बाद खरीदूँगा। या कोई अगर ऐसा कहता हो कि नहीं भाई अभी जो है वो ये नहीं खरीदना है, कि भाई कुछ जो है वो ऊपर नीचे हो तो उसके बाद जो है वो 1 आध साल बाद खरीदेंगे, अभी खरीदने का मन नहीं है, तो वो उस चीज़ की डिमांड नहीं कहलाई। डिमांड के लिए ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो डिज़ायर होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए भाई खरीदनी है ये। एबल होना चाहिए, लायक होना चाहिए कि हाँ भाई खरीद सकता हूँ। और दूसरा, उसी प्राइस पे उसी टाइम खरीदने की तैयारी होनी चाहिए, कि अभी जो प्राइस पे भी है, जो भी उसका अभी टाइमिंग है, मैं अभी के अभी वो खरीदने के लिए तैयार हूँ, तो कहलाया कि उस चीज़ की डिमांड है। कोई नया मोबाइल आता है तो वो मोबाइल कहता है ना कि भले 5,000 ज़्यादा भी मिल रहे हैं ना, मैं अभी के अभी खरीदने को तैयार हूँ। बराबर ना, तो कहलाया कि हाँ उसकी डिमांड है, कि उसकी इच्छा भी है, वो एबल भी है, और साथ ही साथ वो उसी वक्त खरीदने के लिए भी तैयार है। ओके ना,
तो ये डिमांड के पॉइंट्स कहलाते हैं ना। इस डिमांड के ऊपर, अब ये डिमांड मार्केट में कोई भी चीज़ की जब डिमांड होती है ना, तो उसके ऊपर ये बात जाने कि ये डिमांड कैसे बदलती है। ये डिमांड बदलती कैसे है। कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है ना, तो उसकी उस वक्त बहुत डिमांड होती है, हर कोई उसे पूछता है। लेकिन लेकिन कुछ दिनों बाद फिर उसके बारे में बात करना बंद हो जाता है, उसकी डिमांड ख़त्म। सही बात कि नहीं। कोई नई नई चीज़ आई, आपको याद है थोड़े टाइम पहले, कुछ साल पहले हर जगह पर एक चीज़ बहुत चली थी जिसका नाम था स्पिनर। याद आ रहा है कुछ? स्पिनर चलता था और किसी के हाथ में घूमता था वो स्पिनर। हाँ, उस वक्त उस स्पिनर की बहुत डिमांड थी, कह सकते हैं ना, वो डिमांड थी। आज यूज़ करते हो? आप में से कितने लोग आज यूज़ करते हैं स्पिनर? नहीं ना। अब उस चीज़ की डिमांड नहीं है, क्योंकि अब किसी की इच्छा नहीं है, किसी की इच्छा ही नहीं है वो चीज़ खरीदने की, है कि नहीं। डिमांड के लिए सब चीज़ें तो होनी है, सबसे पहले इच्छा होनी चाहिए, फिर एबल, फिर जो है वो ये उसी प्राइस पे खरीदने लायक होना चाहिए। तो ये डिमांड जैसे कम ज़्यादा होती है ना, क्यों होती है? कोई नया प्रोडक्ट भी आता हो तो अब उसकी डिमांड रहेगी, कुछ दिनों बाद उसकी डिमांड ख़त्म। कोई चीज़ ऐसे होती है जिसकी डिमांड हमेशा रहती है। पार्ले जी का बिस्किट है, उसकी डिमांड कभी कम हुई? सालों से चल रहा है कि उसकी डिमांड कभी कम होती है? वो कहते हैं कि नहीं यार, अब तो पार्ले जी खरीदने की इच्छा नहीं है, छोड़ो ना, नहीं खरीदते। ऐसा होता है? नहीं, उसकी डिमांड तो हमेशा रहती है। तो क्यों ये डिमांड बढ़ती चढ़ती रहती है, क्यों डिमांड बदलती रहती है? या हम लोग अब नया पॉइंट देखें कि इस डिमांड के ऊपर कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। डिमांड के ऊपर ऐसी क्या चीज़ असर करती है कि जिसकी वजह से डिमांड बढ़ती और चढ़ती है। तो डिमांड पे मेनली ये दो चीज़, फैक्टर्स में कहो ना तो ये दो फैक्टर्स आते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फैक्टर वो प्राइस, प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड सर्विस, एंड दूसरे अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स तो बाद में देखते हैं। डिमांड के ऊपर सबसे ज़्यादा जो असर करता है ना, तो वो क्या असर करता है? प्राइस असर करता है, सबसे मेन फैक्टर। प्राइस वो डिमांड के ऊपर असर करने वाला मेन फैक्टर है, क्योंकि कोई भी चीज़ की जब प्राइस कम हो जाएगी ना, तो उसकी डिमांड खुद ब खुद बढ़ जाती है। या तो कोई भी चीज़ की जब प्राइस बढ़ते हैं ना, तो उसकी डिमांड खुद ब खुद कम हो जाती है। सही बात कि नहीं। देखो, अगर कोई प्रोडक्ट हो, अभी वो प्रोडक्ट जो है आपको 50 रुपये में मिल रहा है, कोई भी प्रोडक्ट ना, कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हो, अभी 50 रुपये में मिल रहा है। सबको इच्छा बहुत है वो चीज़ खरीदने की, लेकिन होता है कि नहीं यार 50 रुपये में थोड़ा महंगा है, कोई भी चीज़ क्यों ना हो थोड़ी महंगी है चलो। लेकिन अगर उसकी प्राइस कम हो जाए, अब मार्केट में वो चीज़ 50 की जगह 40 में मिलने लगी, 35 में मिलने लगी, तो अब सब खरीदेंगे ना, नहीं यार ये तो बहुत सस्ता मिल रहा है। और सब खरीदेंगे मतलब उसकी डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? कोई भी चीज़ की प्राइस कम हो तो उसकी डिमांड बढ़ती है ना। आप लोगों ने जो है वो कोई फेस्टिवल के टाइमिंग पे शॉप पे सेल वगैरह देखी होगी, ये सेल लगी है, एक के ऊपर एक फ्री, इतने परसेंटेज कम, इतना कैशबैक, ये सब जो सेल लगती है वो क्या, उससे पता चलता है कि इसकी प्राइस कम है। और जैसे ही प्राइस कम होती है तो लोग खरीदने चले जाते हैं। आज के टाइम में जैसा ऑनलाइन चलता है, तो पता है ऑनलाइन अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे जो है वो ये पर्टिकुलर डेज आते हैं कि उस डेज पे जो है वो सब चीज़ों की प्राइस कम हो जाती है। तो उन डेज पर अगर चीज़ों की प्राइस कम हो रही है तो कितने सब लोग खरीदने लग जाते हैं। तो अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है। प्राइस और डिमांड में है ना नेगेटिव रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है। प्राइस कम तो डिमांड बढ़ेगी, वैसे ही अगर प्राइस बढ़ जाती हो तो डिमांड कम हो जाती है। कोई नया नया प्रोडक्ट है ना, तो अभी वो प्रोडक्ट 50 रुपये में मिल रहा है, सब लोग खरीद रहे हैं, क्या चलो बहुत अच्छा है, सब खरीद रहे हैं। लेकिन अगर उसकी प्राइस बढ़ जाए, अब 50 की जगह वो 60 में 70 में जो है वो बिकने लगा, तो फिर उसकी प्राइस बढ़ गई, तो फिर क्या, फिर लोग खरीदना बंद कर देंगे, नहीं नहीं अब तो महंगा हो गया, अब कौन खरीदे। तो इसलिए जब प्राइस बढ़ती है ना तो डिमांड कम हो जाती है। तो प्राइस के ऊपर डायरेक्टली और सबसे ज़्यादा जो असर करता है ना,
डिमांड के ऊपर, डिमांड के ऊपर डायरेक्टली और सबसे ज़्यादा जो असर करता है ना, तो वो प्राइस है। और प्राइस के अलावा दूसरे अदर फैक्टर्स, दूसरी चीज़ें असर करती हैं डिमांड के ऊपर। तो दूसरी कौन सी चीज़ें असर करती हैं? तो अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, डिमांड के ऊपर जो दूसरी चीज़ें असर करती है ना, वो ये सब है, जिनमें सबसे पहला आता है, ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। डिमांड के ऊपर जो अदर चीज़ें इफेक्ट करती हैं, उनमें सबसे पहला आता है, वो आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कस्टमर। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कस्टमर मतलब कस्टमर का टेस्ट और उनका प्रेफरेंस मतलब उनकी चॉइस, वो कैसी है। ये डिमांड के ऊपर प्राइस के बाद ये चीज़ सबसे ज़्यादा असर करती है, क्योंकि कोई भी चीज़ की डिमांड तब होती है ना कि जब लोगों की इच्छा हो तो। लेकिन अगर लोगों की इच्छा बदल जाए, मतलब लोगों का टेस्ट बदल जाए, लोगों का प्रेफरेंस, उसकी चॉइस बदल जाए, उनका माइंड बदल जाए, तो उनकी इच्छा ही नहीं है वो चीज़ खरीदने की, तो उस चीज़ की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, बदल जाएगी। मतलब कि जैसे कपड़े में आप लोगों को जैसे क्लोथ्स खरीदते हो, क्लोथ्स में पता है हमेशा हर 2-3 महीने, हर 6 महीने में नया फैशन आ जाता है। अब कोई क्लोथ्स फिलहाल भाई कोई कोई स्टाइल के क्लोथ्स बहुत चल रहे हैं, ठीक है, कि अब जैसे जो है वो ये बॉयज़ जैसे होते हैं तो वो जीन्स पहनते हैं, तो वो नैरो जीन्स पहनते हैं। एक एग्जांपल समझना है कि भाई नैरो जीन्स पहनते हैं, लोगों का टेस्ट वही है कि अब सब जो है वो वैसे ही जीन्स पहनेंगे, नैरो जीन्स पहन रहे हैं सबके सब, बराबर ना, एकदम वो पेंसिल नैरो की तरह। सबका टेस्ट वो है, मतलब अभी उन जीन्स की डिमांड ज़्यादा है। कोई भी क्लोथ शॉप पे जाओ ना, तो उस पर नैरो जीन्स आपको मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है ना, लोगों को जो है वो ये उसकी इच्छा ज़्यादा है। लेकिन सडनली जो है वो ऐसा हो जाता है कि भाई कोई नई मूवी आ गई, कोई फेमस जो है वो ये एक्टर की, सलमान की, शाहरुख की या अक्षय की या किसी की भी नई मूवी आ गई, और उस मूवी में उसने जो है वो कोई नई स्टाइल की जीन्स पहनी है, कि जो वो नैरो नहीं, कोई दूसरी स्टाइल की अब जीन्स पहनी है। तो उसे देखकर अब लोगों का माइंड बदल गया। अब लोग कहेंगे कि नहीं, अब जो भाई नैरो जीन्स नहीं, वो उस मूवी में जो उसने पहनी थी ना वैसी जीन्स लाओ अब। तो कैसे लोगों का टेस्ट बदल गया, ऑन द स्पॉट टेस्ट बदल जाता है। तो फिर अब नैरो जीन्स की डिमांड शायद सडनली बंद हो जाएगी और नई चीज़ की डिमांड शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो देखो डिमांड के ऊपर लोगों का टेस्ट और प्रेफरेंस भी तो असर करता है ना, उनकी क्या इच्छाएं हैं, उनका क्या टेस्ट है, ये बहुत इफ़ेक्ट करता है। इसके अलावा प्रेफरेंस की भी अगर डिटेल में बात करें, आपके टेक्स्ट बुक का ये एग्जांपल है कि अगर किसी को रीडिंग की हैबिट है, पढ़ने की अगर जो है वही आदत है, तो वो है ना अपने हिसाब से, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से पढ़ेंगे। अगर बच्चे होंगे ना, तो वहाँ पे डिमांड है ना कॉमिक्स बुक और जो है वो ये स्टोरी बुक की ज़्यादा रहेगी। अगर जो है वो बच्चे खरीद रहे हैं बुक्स, उनको पढ़ने की आदत है, तो कॉमिक्स बुक, स्टोरी बुक वो। अगर कोई जो है ये यंग पर्सन, कोई एडल्ट पर्सन अगर जो है वो खरीद रहे हैं, तो उन्हें नॉवेल्स वगैरह ज़्यादा पसंद आएगी, उनका प्रेफरेंस ना। मतलब अगर यंग मैन आसपास ज़्यादा रहते हो ना, तो वहाँ डिमांड किसकी होगी? नॉवेल्स की। और अगर कोई ओल्ड पर्सन होंगे ना, तो वो किसकी डिमांड रखेंगे? तो वो स्पिरिचुअल बुक्स की डिमांड रखेंगे, रिलीजन की बुक्स, स्पिरिचुअल बुक्स, ये चीज़ों की डिमांड रखेंगे ना। तो इसीलिए डिमांड के ऊपर है ना लोगों का, कस्टमर्स का टेस्ट और प्रेफरेंस असर करता है। जैसे कस्टमर की इच्छा, जैसे कस्टमर का टेस्ट है, वो वैसी चीज़ों की डिमांड होगी। ठीक है, तो ये फैक्टर जैसे हुआ ना, इसके बाद का फैक्टर आता है, वो आता है इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। कंज्यूमर की, कस्टमर की इनकम, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है डिमांड के ऊपर इफेक्ट करने का। कंज्यूमर की जो है वो ये इनकम, तो उसके लिए ऐसा कहेंगे कि अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है ना, तो फिर सामने जो है वो डिमांड भी बढ़ेगी, तो वो डिमांड भी बढ़ेगी। लेकिन अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो जाएगी ना, तो सामने डिमांड भी कम हो जाएगी। सीधा सा जो है वो लॉजिक है कि अगर कोई कस्टमर है, उसकी इनकम बढ़ रही है, पर्सनल इनकम बढ़ रही है, भाई मेरी अगर इनकम बढ़ रही, अभी मैं 10,000 कमाता हूँ, लेकिन अभी मैं 15,000 कमाने लगा, मेरी इनकम बढ़ गई,
तो इनकम बढ़ गई तो मैं ज़्यादा चीज़ें खरीदूंगा ना। क्या करूँगा, पहले जितनी चीज़ें खरीदता था अब ज़्यादा चीज़ें खरीदूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब मार्केट में चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी ना। सीधी सी बात है ना, मार्केट में चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी कि नहीं। वही उससे उल्टा कि अगर इनकम कम हो गई, कि जहाँ मैं 10,000 कमाता था उसकी जगह अभी 8 कमाने लगा, अगर जो है वो मेरी इनकम कम हो गई तो क्या, पहले जितनी चीज़ें खरीदता था अब उससे कम चीज़ें खरीदूंगा, तो डिमांड कम हो जाएगी ना, बराबर ना। तो इसीलिए इसीलिए जो है वो कंज्यूमर की इनकम ये भी डिमांड के ऊपर इफेक्ट करती है। तो ऐसे समझो कि भाई इनकम के ऊपर कंज्यूमर की इनकम और डिमांड, इन दोनों में ना डायरेक्ट रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। सही बात है ना। फिर तीसरा पॉइंट आता है ये डिमांड के ऊपर जो चीज़ें इफेक्ट करती है उसमें तीसरा पॉइंट आता है, वो आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स मतलब कि उसके साथ यूज़ होने वाले गुड्स, कि जिसमें रिलेटेड गुड्स में ना दो तरह के गुड्स आते हैं, एक हुआ सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक हुआ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पहले इन दोनों का मीनिंग समझो, ठीक है, तो समझ में आया। वो डिमांड के ऊपर फिर जाते हैं कि सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या कहलाता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो कहलाता है कि कोई भी एक चीज़ के बदले में जब दूसरी चीज़ यूज़ होती हो तो वो उसका सब्स्टिट्यूट कहलाया। मतलब कोई एक चीज़ ना मिले तो उसकी जगह दूसरी चीज़ से काम चला सकते हैं ना, तो वो सब्स्टिट्यूट कहलाया। सब्स्टिट्यूट के सिंपल एग्जांपल्स में जो एक दो एग्जांपल आते हैं ना वो समझाऊं। जैसे कि पेट्रोल की जगह सीएनजी, गाड़ी पेट्रोल से नहीं चल रही है तो सीएनजी से चला सकते हैं, ये क्या हुआ, सब्स्टिट्यूट। सबसे सिंपल एग्जांपल कहते हैं टी एंड कॉफ़ी। सुबह सुबह चाय नहीं मिली तो कॉफ़ी से काम चल जाएगा, ये क्या हुआ, सब्स्टिट्यूट हुआ। ठीक है ना, टी का सब्स्टिट्यूट क्या, कॉफ़ी। समझ रहे हो ना, ये सब क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाता है ना। इन सब्स्टिट्यूट गुड्स मार्केट में ऑलमोस्ट दिखाई देते हैं हमें। अब कोई भी चीज़ खरीदो वो हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट होगा। कितनी बार सब्स्टिट्यूट में जो है वो आपको कॉम्पिटिशन्स भी दिखाई देगी। जैसे कि अगर बात करें, आप कोई मोबाइल खरीदने जाते हो तो क्या मार्केट में एक ही मोबाइल है, 10 कंपनियों के मोबाइल मिलेंगे। सैमसंग का मोबाइल खरीदने जाओ, सैमसंग का मोबाइल जो है वो अगर समझ में नहीं आया तो नोकिया का मोबाइल खरीद सकते हो। ये नहीं मिला तो उसकी जगह दूसरी चीज़ यूज़ कर सकते हो ना, बराबर ना। वो नहीं मिला तो तीसरी कोई चीज़ यूज़ कर सकते हो। कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाओ, बाहर अगर जो है वो कुछ खाने की इच्छा हुई तो आप बाहर से मैगी का पैकेट खरीद के लाते हो। तो अगर मैगी नहीं मिली तो उसकी जगह पर यूपी का पैकेट भी चल जाएगा, है कि नहीं। ये क्या कहलाया, मैगी का सब्स्टिट्यूट, वो यूपी का पैकेट। ये चीज़ें क्या कहलाती हैं, सब्स्टिट्यूट कहलाती हैं, कि एक की जगह दूसरा। और दूसरी चीज़ आती है, वो आती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दूसरे कौन से आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब वो गुड्स कहलाते हैं कि जो गुड्स उसके साथ ही यूज़ होते हो, अलग नहीं, उसके बदले में नहीं, लेकिन उसके साथ यूज़ होते हो। कि अगर एक कोई गुड्स मतलब कोई चीज़ यूज़ होगी ना तो उसके साथ दूसरी चीज़ भी चलेगी ही चलेगी, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाते हैं। जैसे कि गाड़ी के साथ पेट्रोल, गाड़ी तो उसके साथ पेट्रोल, वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाया। बिना पेट्रोल के गाड़ी चलेगी, आपने गाड़ी तो ले ली तो पेट्रोल भी लेना ही पड़ेगा आपको। सही बात कि नहीं। ये क्या कहलाया, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री। एक चीज़ ली है तो दूसरी भी लेनी ही पड़ेगी। जैसे मोबाइल के साथ सिम कार्ड, कि अगर मोबाइल लिया है तो अंदर सिम कार्ड भी लेना ही पड़ेगा। सही बात है ना। तो अगर मोबाइल की डिमांड ज़्यादा होगी तो सिम कार्ड की डिमांड भी ज़्यादा हो जाएगी, है ना। ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाता है ना, कि एक के साथ दूसरा जो है वो यूज़ होता ही होता है। तो ये दोनों गुड्स वो डिमांड पे क्या इफ़ेक्ट करते हैं, तो अब इन दोनों गुड्स की प्राइस वो डिमांड पे इफ़ेक्ट करती है। जिनमें याद रखना कि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है ना, उनकी प्राइस डिमांड पे नेगेटिवली इफ़ेक्ट करती है।
सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस डिमांड पे निगेटिवली इफेक्ट करती है। मतलब जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स में मैंने एग्जांपल दिया टी और कॉफ़ी का, चाय और कॉफ़ी, कि अगर आप रेगुलरली टी पीते हो, चाय पीते हो अगर, और उसमें सडनली जो है वो अगर चाय का प्राइस बढ़ जाता है, उसका भाव अगर बढ़ गया सडनली, तो क्या पता है कि काफ़ी फैमिली वाले इतना सोचेंगे नहीं यार अभी तो चाय महंगी पड़ रही है, इससे अच्छा रोज़ सुबह कॉफ़ी से काम चला लेते हैं ना, या तो बॉर्नविटा पी के काम चला लेते हैं, चाय तो बहुत महंगी पड़ रही है। तो क्या हुआ, अगर चाय का प्राइस बढ़ेगा तो चाय की तो डिमांड कम हो जाएगी ना, लेकिन सामने जो है वो जो दूसरी चीज़ है ना कॉफ़ी, उसकी डिमांड भी जो है वो बढ़ जाएगी। कि अगर चाय का प्राइस बढ़ेगा तो सामने कॉफ़ी की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि चाय का प्राइस बढ़ गया तो कोई चाय खरीदेगा ही नहीं, अब लोग क्या खरीदेंगे, कॉफ़ी खरीदने लगेंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल मैंने दिया मैगी और यूपी। अभी आप मैगी खरीदने जाते हो, 10 रुपए का पैकेट मिलता है, अगर कंपनी ने वो पैकेट 15 रुपए का कर दिया तो कहोगे ना यार इससे अच्छा तो 10 रुपए में मैं यूपी खरीदूं, कौन 15 में वो खरीदे, सोचोगे ना एक बार ऐसा। तो अगर एक चीज़ की प्राइस बढ़ रही है तो उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स की फिर डिमांड बढ़ती जाएगी। अगर मैगी की प्राइस बढ़ रही है तो उसके सामने यूपी की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि अब मैगी की प्राइस बढ़ेगी तो वो कोई खरीदेगा ही नहीं, अब दूसरी चीज़ खरीदेंगे। सही बात ना। और ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में भी आता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से जो दोनों साथ में यूज़ होते हैं, तो अगर एक चीज़ की प्राइस बढ़ती जाएगी तो मतलब एक चीज़ की डिमांड पे जो असर होगा वही असर दूसरी चीज़ की डिमांड पे भी होगा। तो जैसे मोबाइल और सिम कार्ड, कि अगर मोबाइल की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, कोई भी वजह से अगर मोबाइल ज़्यादा खरीदने लगेंगे तो लोग सिम कार्ड की भी डिमांड बढ़ेगी, मतलब वो भी ज़्यादा खरीदने लगेंगे, है ना। जैसे गाड़ी और पेट्रोल, कि अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है, पेट्रोल का भाव बढ़ता है, सही बात है ना, तो मतलब पेट्रोल लोग कम खरीदेंगे तो उसके सामने गाड़ी भी कम खरीदेंगे, है ना। कि अगर गाड़ियों की डिमांड बढ़ेगी तो पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ेगी, गाड़ियों की डिमांड कम होगी तो पेट्रोल की डिमांड भी कम हो जाएगी। ये क्या कहलाए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाए। तो इस तरह से डिमांड के ऊपर है ना, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये चीज़ें भी काफ़ी इफ़ेक्ट करती हैं ना, इनकी प्राइस भी असर करती है। दूसरा डिमांड के ऊपर जो इफ़ेक्ट करता है ना, वो आता है एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस मतलब कि भाई फ्यूचर में कोई भी चीज़ के प्राइस में क्या असर होने वाला है, उसका एक्सपेक्टेशन, उसका अंदाज़ा अगर अभी लगाया जाए ना, तो वो चीज़ डिमांड पे बहुत इफ़ेक्ट करती है। एक एग्जांपल दूँ, कि आप अगर कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो, कि वो प्रोडक्ट जो है वो कुछ करीबन अभी 1,000 रुपये का है, कोई भी प्रोडक्ट 1,000 रुपये का है, लेकिन सडनली आपको बाहर से ये बात पता चलती है कि यार 1-2 महीने अगर रुक जाए ना तो यही प्रोडक्ट है ना फिर 600-700 रुपये में मिलेगा, इसकी प्राइस गिर जाएगी। होगा कि नहीं, कि अभी अभी 1,000 रुपये में मिल रहा है, लेकिन बात पता चली कि यार 1-2 महीने रुक जाओ तो इसकी प्राइस है ना कम हो जाएगी, इसकी प्राइस अभी 600-700 में फिर मिलने लगेगी। मतलब फ्यूचर प्राइस के बारे में एक्सपेक्टेशन रखी हमने, अंदाज़ा लगाया कि भाई उस वक्त कम हो रहा है, तो मतलब फ्यूचर में अगर प्राइस कम होने वाला है तो अभी अभी डिमांड कम हो जाएगी, तो अभी हम लोग नहीं खरीदेंगे ना। अभी 1,000 में मिल रहा है, आपको कहते हैं 2 महीने बाद तो 600 में मिलेगा, तो अभी कौन खरीदे, 2 महीने बाद खरीदता है ना। सही बात ना। तो मतलब अभी उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर फ्यूचर में प्राइस कम होने वाली होगी तो अभी उसकी डिमांड कम हो जाएगी। वही इसका उल्टा, कि अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली होगी, आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो, अभी 1,000 रुपये का मिल रहा है, आपको ये बात पता चले कि यार 2 महीने बाद तो इसकी प्राइस 1,300 रुपये हो जाएगी, बढ़ जाएगी उसकी प्राइस, तो क्या करोगे, आप वो चीज़ अभी खरीदोगे, इवन एक की जगह दो खरीद लोगे, भाई अभी खरीद लो, क्या पता फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाए तो फिर। तो इसका मतलब अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली होगी ना तो उस वक्त डिमांड अभी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, फ्यूचर में अगर प्राइस बढ़ेगी तो प्रेजेंट में डिमांड बढ़ जाएगी,
है कि नहीं। मतलब फ्यूचर की प्राइस वो भी डिमांड के ऊपर बहुत इफेक्ट करती है। ओके। दूसरी चीज़ जो डिमांड पे असर करती है ना, तो वो चीज़ आती है साइज एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ पॉपुलेशन। साइज एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ पॉपुलेशन, इसका मतलब ये कि आप लोग कौन से एरिया में रहते हो और वहाँ पर जो है वो कितनी पॉपुलेशन है, ये चीज़ डिमांड पे असर करती है। जिसमें एक सीधा सा लॉजिक आता है कि जिस एरिया में पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है, जिस एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा मतलब जिन एरियाओं में जो है अगर लोग ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ डिमांड भी ज़्यादा ही होगी ना। और जिस एरिया में अगर लोग कम रहते हैं तो वहाँ पर डिमांड भी कम होगी। आप जैसे सूरत के कोई एक एरिया में रहते हो, एक एग्जांपल लो कि अगर आप सूरत सिटी जैसे एरिया में रहते हो तो यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट होगा ना तो उसकी डिमांड भी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। उसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी अभी। लेकिन वहीं अगर आप ये छोड़कर कोई डेजर्ट जैसे एरिया में रहने जाते हो, रेगिस्तान जैसे एरिया में, तो वहाँ पर लोग कम रहते हैं, तो वहाँ पर भी सूरत में जितनी चीज़ें बिकती हैं उतनी वहाँ पे भी बिकेगी। बिकेगी ऐसा होगा नहीं, होगा ना ऐसा, सही बात ना। तो इसलिए वहाँ पे लोग कम हैं, सीधी सी बात है, तो खरीदने वाले अगर कम होंगे तो डिमांड भी कम होगी। और जहाँ पे लोग ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे डिमांड भी खुद ब खुद ज़्यादा होगी। तो इसीलिए पॉपुलेशन की साइज़ ये भी डिमांड के ऊपर असर करती है। ठीक है, तो ये सब फैक्टर हुआ ना। मेन फैक्टर में आता है प्राइस। प्राइस डिमांड पे सबसे पहले असर करता है और अदर फैक्टर्स में ये सब चीज़ें आती हैं। और इन सब चीज़ों को अगर एक शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो वो हमारा नेक्स्ट छोटा सा पॉइंट आता है जिसे कहते हैं डिमांड फंक्शन। क्या कहते हैं, डिमांड फंक्शन। उसके लिए कहते हैं द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ डिमांड इन अ फंक्शनल नोटेशन। द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, कोई भी दो वेरिएबल्स हो ना, दो वेरिएबल्स मतलब समझो कि डिमांड और प्राइस, ये दो वेरिएबल हैं। इन दोनों के बीच में कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप बतानी है। जैसे अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है, ये रिलेशनशिप है ना। तो इस रिलेशनशिप को हम लोग फंक्शनल नोटेशन में बता सकते हैं। कोई भी दो वेरिएबल हो ना तो उसे फंक्शनल नोटेशन मतलब एक छोटे से फॉर्मूला वाइज बता सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी डिमांड को फंक्शनल नोटेशन में बताया गया, एक फॉर्मूला वाइज बताया गया है। जो फॉर्मूला लिखी है कि डी एक्स इक्वल टू एफ ब्रैकेट में पी एक्स पी वाई पी ई टी वाई यू, जिनमें इन सब के नाम याद रखना, सबके नाम याद रखना और सुनना भी। सबसे पहले डी एक्स मतलब कहलाता है डिमांड ऑफ कॉमोडिटी। एक्स एक्स मतलब कोई भी कॉमोडिटी हो कि डिमांड ऑफ दैट कॉमोडिटी, ठीक है ना। डी एक्स मतलब डिमांड, जो फिर इक्वल टू करके एफ दिया हुआ है, एफ मतलब कहलाता है फंक्शनल नोटेशन। हाँ भाई, ये डिमांड की फार्मूला है, वो फार्मूला का फंक्शन का एफ। फिर पी एक्स मतलब कि प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एक्स। ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है ना, ब्रैकेट में वो सब चीज़ें हैं जो चीज़ें डिमांड के ऊपर इफ़ेक्ट करती है ना। डिमांड के ऊपर इफ़ेक्ट करने वाली सब चीज़ें जो अभी हमने समझी ना, वही यहाँ पे शॉर्ट में फॉर्मूला में लिखा हुआ है। पी एक्स मतलब प्राइस, प्राइस सबसे पहले इफ़ेक्ट करती है। दूसरा आता है पी वाई मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड कॉमोडिटी वाई, जो अभी हमने पढ़ा ना, वो सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो दूसरे सामान की जो प्राइस वो भी डिमांड के ऊपर इफेक्ट करती है। पीई मतलब कहलाता है एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस। ये भी हमने आगे देखा ना कि फ्यूचर प्राइस के लिए एक्सपेक्टेशन रखना, ये भी डिमांड पे असर करता है, पीई। फिर टी फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर। टी मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, ये भी समझा ना कि कस्टमर्स का टेस्ट और प्रेफरेंस असर करता है। फिर वाई मतलब कंज्यूमर इनकम,
वाई सिंबल दिया हुआ है कंज्यूमर इनकम पे, ये चीज़ असर करती है। और उसके बाद यू, यू मतलब आता है अदर फैक्टर्स, जहाँ जिसमें अदर फैक्टर्स में आते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बारे में समझा ना कि पॉपुलेशन की साइज वो भी डिमांड पे असर करती है। तो डिमांड पे कौन कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं उनका रिलेशनशिप एक सीधी सी फार्मूला वाइज बताया, जिसे कहते हैं डिमांड फंक्शन। ओके, तो आज जैसे हमने डिमांड के ये मेन पॉइंट्स देखे ना, ऐसे ही डिमांड के दूसरे मेन पॉइंट्स अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।